अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुद्दुस बट। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो रूटीन में न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ वो तो मैं करूँगा, लेकिन आज के बुलेटिन का आगाज़ मैं मोबॉक्स से स्टार्ट करूँगा। मोबॉक्स बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर मोस्ट पॉपुलर, मैं तो ये कहूँगा सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकली देखा जाए, अगर उनकी टीम, उनके वर्क, उनकी मेहनत को देखा जाए, तो सबसे टॉप क्रिप्टो गेम मुझे नज़र आती है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। कल ह्यूज ह्यूज डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट के बाद मोबास की प्राइस ऐसे बड़े बड़े स्विंग ले रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे बाइनांस पे दीगर क्रिप्टो करेंसीज की ऑप्शन है स्पॉट ट्रेडिंग की, इस तरह की स्पॉट ट्रेडिंग की ऑप्शन मोबॉक्स के ऊपर भी होती। अगर होती तो कल से लेके आज तक जो इस क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस की वोलेटिलिटी है, उसके अंदर अच्छा खासा गेन किया जा सकता था। मैंने कल ऑलमोस्ट मैंने जब मोबॉक्स की प्राइस, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन $2.33 के ऊपर ट्रेड हो रही है। मैंने मोबॉक्स बाय किया था $2.21 के ऊपर। जैसे ही वो $2.47 पे गया तो मैंने सेल आउट कर दिया। फिर उसके बाद चूंकि वोलेटिलिटी थी मार्केट में, मैंने फिर नीचे बाय ऑर्डर लगा दिया $2.30। उसके बाद फिर दोबारा जब $2.45 पे गया तो मैंने फिर सेल आउट कर दिया। तो इस वोलेटिलिटी के अंदर ऑलमोस्ट मैंने $350 अर्न किए कल की वोलेटिलिटी को। ये मोबास का चार्ट में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पर आवर की कैंडल है और देखें एकदम यहां से मोबास की प्राइस ने पंप किया। ये वाला जो पहले घंटे का पंप है ना, ये इन्वेस्टर का पंप नहीं है, ये इनसाइडर का पंप है। क्योंकि जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये डिटेल पब्लिक होने से पहले पहले यहाँ पे पंप आया। और ये पंप आया जो मोबॉक्स के इन्फ्लुएंसर्स थे उनकी वजह से, जो मोबॉक्स की टीम थी उनकी वजह से। उन्होंने न्यूज़ अपडेट को पब्लिक करने से पहले पहले खुद अपनी इन्वेस्टमेंट फेंकी। जैसे इन्वेस्टमेंट फेंकी उसके बाद उन्होंने ये न्यूज़ शेयर की। जैसे ये न्यूज़ शेयर की, न्यूज़ की मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी मालूमात इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट हुई है कि उसको इस न्यूज़ बुलेटिन में कवर करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा, फिर न्यूज़ बुलेटिन हमारा जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने पब्लिक की, ये देखें यहाँ से प्राइस 1 घंटे के अंदर पंप की और चले गई कहाँ। ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुई $1.87 से, ये स्टार्ट हुई और प्राइस गई $2.34 पे। उसके बाद फिर ऊपर नीचे। ये 1 आवर का चार्ट है ना, यहाँ से अगर इसको मैं 5 मिनट की कैंडल करके देखूं तो ये देखें 5 मिनट का जो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कितना ज्यादा पंप एंड डंप, कितना ज्यादा पंप एंड डंप आपको नजर आ रहा है। ये 5 मिनट की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और ये क्यों हो रही है इसको अब आपने समझना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मोबॉक्स के ऊपर आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आने वाले वक्तों में आपकी इन्वेस्टमेंट कितना आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। या अगर आप मोबॉक्स में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको इसकी फ्यूचर प्लानिंग करने में आसानी हो। मोबॉक्स ने कल अपना ऑलरेडी, वैसे इन्होंने ऑलरेडी मोमोवर्स के हवाले से पिछले साल ही अपडेट करना शुरू कर दिया था। अभी इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अनबॉक्सिंग मोमोवर्स, इनका जो मोमोवर्स लॉन्च होना है उसके जो सारे फंडामेंटल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें उस मोमोवर्स में वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उस वजह से मार्केट में हाइप है। अब ये जो आपको प्राइस वोलेटिलिटी नजर आ रही है, एक्चुअली मोबॉक्स की प्राइस कहाँ ऑलमोस्ट $16-17 तक भी गई थी और उससे फिर उसके बाद डंप हुई थी। तो जो होल्डर्स थे, काफ़ी पिछले 1 साल का ये प्रोजेक्ट है और 1 साल में जो खसूसन लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हुए थे वो सारे अपने प्रॉफिट कैश आउट करवा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको दिखाना था कि इन्होंने अपडेट्स क्या किए हैं। डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ा लेंथी है। एक तो ये अपनी मोमो वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस मोमो वर्ल्ड के अंदर अंदर मोमो प्रोफेशन होगा, यानी आप मोमो के अंदर अपने आप को कोई ना कोई रोल देंगे। आप फार्मर भी हो सकते हैं, आप कलेक्टर भी हो सकते हैं, आप इवन इनके मोमो वर्ल्ड के अंदर शॉपकीपर भी हो सकते हैं, बिल्डर भी हो सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मोमो मार्केट, अब ये जो सारे प्रोफेशन आप होंगे उसके बदले जो आप एनएफटी वगैरह गैदर करेंगे उसको आप मार्केट प्लेस पे सेल आउट कर सकेंगे। फिर सोशलाइज अपने आप को कर सकेंगे। उस सोशलाइजेशन के अंदर भी उन्होंने रिवॉर्ड के सिस्टम रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मोमो म्यूजियम, जो आपकी एनएफटी कलेक्शन होगी उस मोमो म्यूजियम के अंदर आप शो करवा सकते हैं। मोमो लैंड होगी, उस मोमो लैंड के अंदर आप एक दूसरे के साथ प्लंडर भी कर सकते हैं। गिल्ड बना के, आप ग्रुप बना के, दूसरे मोबॉक्स आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, आपके रेफरल्स हैं, जैसे मैं हूं और मेरे जितने रेफरल्स हैं मोबॉक्स के, वो सब हम सब मिलके एक टीम बना सकते हैं। और टीम बना के हम दूसरे की जो लैंड्स हैं उनको प्लंडर कर सकते हैं, उनके जो एसेट्स हैं
उनको हम स्टील कर सकते हैं और उनको स्टील किए हुए एसेट्स को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, हम उनको मार्केट प्लेस पे सेल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटर की भी ऑप्शन है, आप यहाँ से बहुत सी चीज़ें मिंट कर सकते हैं, न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उन सबको आप जो मोमो मार्केट है वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबॉक्स ने अपनी जो माइनिंग का सिस्टम है उसको भी थोड़ा ब्रॉडन किया है। नॉर्मली तो आप मोमोज बाय करते हैं, जितनी आपकी हैश पावर होती है उस हिसाब से आपको मोबॉक्स टोकन मिलते हैं। अब इन्होंने अपने सिस्टम को अच्छा खासा रिवाइज किया है। मैं इस डिटेल को फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट एक पूरी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मोबॉक्स के ऊपर के आने वाले वक्तों में क्या क्या चेंजेस वो लाने जा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो मैं दो चार चीज़ें आप इनका रोड मैप सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आने वाले, ये देखिए कितनी डिटेल इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। और ये देखें, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपके साथ इनका रोड मैप बताता हूँ। Q1 जिसका ये आखिरी महीना चल रहा है, इसके अंदर इन्होंने अपने मोमोवर्स का अल्फा टेस्ट करना है, जो कि मेरा ख्याल है ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं। उसके अलावा मोबॉक्स पार्टनर स्टूडियो गेम 1 ये इन्होंने लॉन्च करनी है। जब नेक्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जो स्टार्ट होगा उसमें इन्होंने मोमोवर्स ऑफिशियल लॉन्च करना है। अपना मोमोवर्स है ऑफिशियली, यानी वो नेक्स्ट क्वार्टर में, आइंदा चंद महीने में ये मोमोवर्स जितनी मैं आपको डिटेल बताई है ये अगले क्वार्टर में वो लाजमी अगले 3 माह के अंदर अंदर वो अपने मोमोवर्स को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। और उसके अलावा ये वो सारी डिटेल है जो आप यहाँ पे खुद चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इनके आर्टिकल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करें, जाके सारा खुद स्टडी करें। इसके अलावा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए माफ कीजिएगा, तो इस बुलेटिन के बाद मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाऊं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, कॉइन मार्केट कैप में मैं गया हूं और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनानी है, उसका भी इंतजार कीजिएगा, डिटेल वीडियो होगी। अच्छा, इसके जो मार्केट कैप है इस वक्त करंटली $185 मिलियन शो हो रहा है, लेकिन आप इसके जो पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसमें बाय और सेल पैसा आ रहा है, निकल रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है, सब चीजें पिछले 24 घंटे में 600 मिलियन इसका डॉलर की ट्रेडिंग हुई है। और इस वजह से प्राइसेस ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। जो मैं आपको बता रहा हूँ $350 मैंने अर्न किए इस वोलेटिलिटी के अंदर। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती थी तो मैं सेल आउट कर देता था, फिर नीचे मैं बाय ऑर्डर लगा देता था, लिमिट ऑर्डर। जैसे ही प्राइस नीचे जाती थी वो मेरे हिट हो जाते थे। तो इस तरह मैंने किया और मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2130 के करीब मेरे डॉलर थे, जो कि मैंने $2500-2600 के करीब मैंने अर्न किए हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट प्लेस। अच्छा, ये जो इसकी प्रेडिक्शन है, अगर आप लोगों ने मोमोज भी बाय किए हुए हैं तो मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में मोबॉक्स की प्राइस भी अप्रिशिएट करेगी और इनकी जो मोमोज हैं या इनकी जो दीगर NFTs हैं उनकी प्राइस भी लाजमी अप्रिशिएट करेंगी। कुछ नहीं तो आइंदा 5-6 माह के अंदर अंदर अगर तो मार्केट बुलिश ही रहती है तो मोबॉक्स की प्राइसेस और इनकी NFTs की प्राइसेस आपको अच्छी खासी पंप करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, अगली अपडेट मैंने आपके साथ पोलीमेटिक की देनी है। पोलीमेटिक एक्चुअली जो इथेरियम की लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, यानी इथेरियम की आपको पता है स्पीड के इश्यूज हैं, उसकी स्केलेबिलिटी का इशू है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए इथेरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस आए। उन सब से जो मोस्ट पॉपुलर लेयर 2 सॉल्यूशन था वो था पोलीमेटिक और वो इंडियन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा क्राइसिस में हुआ क्या कि 10 मार्च को इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन अपग्रेड करनी थी। अपग्रेड करने के चक्रों में इनका ऐसा सिस्टम कोलैप्स हुआ, इनकी जो 3 लेयर्स थी उन 3 लेयर्स में से एक लेयर काम करना शुरू हो गई। तकरीबन 11 घंटे इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक भी ब्लॉक माइन नहीं हुआ, यानी 11 घंटे इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस नहीं हो रही थी। और इसके अलावा अगर मैं इनके नीचे आप थ्रेड पे जाएं तो आपको कई यूजर जो है वो रोते नजर आएंगे। ये एक बंदा ये कहता है पिछले 40 घंटे से जो इथेरियम ब्रिज है उस पे मेरी ट्रांजैक्शंस फंसी हुई हैं 40 घंटे से। खैर, ये अब तो इन्होंने ये ट्वीट आई है कि ये इशू जो है हैज बीन रिजॉल्व। आपको मैं बताना, ये मैं इस वजह से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि जितनी ये आपको मार्केट में इथेरियम के अल्टरनेटिव या इथेरियम की कंपिटेटर ब्लॉकचेन्स वगैरह नजर आती हैं, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं। लेकिन आप ये ना समझे कि इथेरियम इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकता। इथेरियम इस वजह से स्टेप अगर नहीं ले रहा तो इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई वजह है। माफ कीजिएगा, जो कि विटालिक बटरा ने अपने एक आर्टिकल में बताया भी था। हम चाहें तो अपनी ट्रांजैक्शन स्पीड को सोलाना से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरह हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। तो ट्रांजैक्शन अब अभी मैं आगे जाके थोड़ी सी डिटेल आपको बिटकॉइन के हवाले से भी दूंगा कि बिटकॉइन के हवाले से क्या क्या अपडेट्स हैं और उसमें सिक्योरिटी कितना बड़ा फैक्टर है
बीटीसी कम्युनिटी के लिए। अच्छा, अगली न्यूज़, चले स्टार्ट हो गया बिटकॉइन के हवाले से ये सारी न्यूज़। यूके में जितनी एटीएम्स लगी हुई थी बिटकॉइन के हवाले से, उनके रेगुलेटर्स ने मैसेज दिया कि भाई ये सारी एटीएम्स वगैरह बंद करें, क्योंकि आप ये अनरेगुलेटेड एंड अनऑथोराइज जो है एटीएम रन कर रहे हैं। जब तक जो है कोई अच्छी तरह रेगुलेशंस डिफाइन नहीं हो जाती हैं, उस वक्त तक आपको एटीएम्स वगैरह ये वहाँ रन करने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से एक तरह का बैड इम्पैक्ट है, बैड इंप्रेशन है, वो मार्केट में फैला है। उसकी परसेप्शन जो है वो सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, दूसरा, यूरोपीय यूनियन के अंदर, उन यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें बिटकॉइन सर फहरिस्त है, इथीरियम दूसरे नंबर पे आती है, इस तरह की जितनी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं, उनकी माइनिंग से मुतल्लक या उन प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट से मुतल्लक जो है थोड़ी सी रेगुलेशंस टाइट की जा रही हैं। अब इस हवाले से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कंसर्न क्या है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन कहते हैं कि ये जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन्स है, ये इन्वायरमेंट के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं, कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बेस एक लॉटरी सिस्टम है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आपने एक बीटीसी की माइनिंग मशीन लगाई हुई है। आपकी माइनिंग मशीन को उसी वक्त रिवॉर्ड मिलेगा जब तक कि आपकी माइनिंग मशीन कोई ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं करता। यानी आपकी माइनिंग मशीन मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शन को उठाएगी, उसका एक ब्लॉक बनाएगी, उस ब्लॉक को जब सबका जो ब्लॉकचेन है पूरी उस ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड करेगी, उसके बाद पूरे नेटवर्क में प्रोपागेट करेगी कि भाई हाँ हाँ मैंने ब्लॉक जो है वो माइन कर लिया है। जब आप लकी होंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि पीछे अगर 10 लाख माइनिंग मशीनें लगी हुई है, और अगर 10 लाख माइनिंग मशीनें अपना अपना ब्लॉक जो है उन ट्रांजैक्शन को सब स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैंने पहले माइन करना है, मैंने पहले माइन करना है, उनमें से सिर्फ एक माइनर को या एक मेमोरी पूल को अगर मिल जाता है रिवॉर्ड, तो बाकी सारी जो माइनिंग मशीन है जो कि उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूज कर रही थी जितनी की वो रिवॉर्ड हासिल करने वाला, तो बाकी जो 99 मैं कहूँगा मतलब जो 99% जो मशीन्स हैं उन्होंने जितनी बिजली वेस्ट की वो सारी की सारी ज़ाया। और रिवॉर्ड सिर्फ किसको मिल रहा है? जो लकी विनर है, जो लकी ड्रॉ है, जिसने सक्सेसफुली वो ट्रांजैक्शन ना सिर्फ माइन किया बल्कि पूरे नेटवर्क में उसने प्रोपागेट भी किया और सबसे कंफर्म भी करवाई है कि बाकी मेरी जो ब्लॉक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो वैलिड है। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि ये जो यूरोपीय यूनियन या इन्वायरमेंट से कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको इस हवाले से बहुत टेंशन है कि भाई आप प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को या तो अपग्रेड कर लें, प्रूफ ऑफ वर्क से आप प्रूफ ऑफ स्टेक में चले जाए। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये लकी ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं है। प्रूफ ऑफ स्टेक में आपने उस क्रिप्टो करेंसीज की जिसकी आपने माइनिंग करनी है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लें, आपने माइनिंग करनी है, आपने उसके टोकन्स लेके बाय कर लेने हैं और आपने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि एज अ वैलिडेटर आप काम करेंगे। आपने एज अ वैलिडेटर उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर तो आप कोई मिसबिहेव करते हैं तो आपने जितने पीछे किए होंगे वो स्लशिंग होगी, यानी आपको जुर्माना किया जाएगा, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता है। अब इस हवाले से जो बिटकॉइन कम्युनिटी है उसका वर्जन भी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। बिटकॉइन कम्युनिटी ये कहती है कि बिटकॉइन की जो दो चीजें हैं जिस वजह से बिटकॉइन के ऊपर आपको इतना ज्यादा सरमाया नजर आता है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ 700-800 अरब डॉलर के करीब लोगों का सरमाया बिटकॉइन के पीछे। और कम्युनिटी ये कहती है ये लोगों ने सरमायाकारी की ही सिर्फ दो वजूहात की वजह। एक तो ये कि लाइक एनी अदर एसेट, बिटकॉइन जो है अनलाइक एनी अदर एसेट, बिटकॉइन की जो सप्लाई है टोटल वो 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री, कोई सेंट्रल बॉडी है जो किसी जरूरत के तहत जो है नजरिया ज़रूरत के तहत, माफ़ कीजिएगा जो पाकिस्तानी है उनको मेरी इस फ्रेज की लाजमी समझ होगी जो पॉलिटिक्स को थोड़ा समझते हैं। तो किसी भी नजरिया ज़रूरत के तहत कोई भी बंदा जो है बिटकॉइन को मजीद माइनिंग कर सकता है। इसकी टोटल कैप जो है वो फिक्स है। तो इसका मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, ना कि डिमांड बढ़ने से कोई बंदा भी उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करके तो उस डिमांड को मीट करे। नो नो सर। तो एक तो ये जो बिटकॉइन की कम्युनिटी का क्लेम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उन्होंने कहा। दूसरा वो कहते हैं कि ये वो प्रूफ ऑफ वर्क ही वो वाहिद चीज है जिस वजह से हैकर्स इनके सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करने के लिए आपको
इतनी ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आपके पास 51% हैश रेट यानी बिटकॉइन की माइनिंग मशीनें हैं, अगर 100 हैं, तो जब तक आपके पास 51 मशीनें नहीं होंगी, उस वक्त तक आप बिटकॉइन को के नेटवर्क को हैक नहीं कर सकते। तो इस वजह से 51% हैश को गेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि बिटकॉइन की मुस्तकबिल के लिए, इस कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे ही रहे। खैर, ये इस हवाले से प्रोपोनेंट भी और जो अपोनेंट भी हैं, उस दोनों अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। मैंने इस हवाले से सिर्फ आपको एजुकेट करना था। उम्मीद है कि इस हवाले से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और जो बिटकॉइन कम्युनिटी है क्यों इसको रेजिस्ट करती है। अच्छा, इस हवाले से सिर्फ यूरोपीय यूनियन के कंसर्न नहीं है। पिछले माह 20 जनवरी को अमेरिका में भी एक हाउस हेयरिंग हुई थी, जिसमें क्रिप्टो एनर्जी और इसके यूजेस और इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट के हवाले से अच्छी खासी, ये तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की ये हेयरिंग यूट्यूब पे उसका व्यू दिखाया गया। अगर आपने देखनी है तो मैं इसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं तो वैसे भी आप यहाँ पे लाइव कवरेज हाउस हेयरिंग आप यूट्यूब पे सर्च करके खुद भी इसको वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मलेशिया माइनिंग के हवाले से ही एक और न्यूज़ है। मलेशिया इज लूजिंग पावर टू इलिसिट क्रिप्टो माइनर्स। अब ये इलिसिट क्रिप्टो माइनर्स क्या है? वैसे तो मलेशिया में माइनिंग वगैरह करना इलीगल नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पे लीगल है तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग, शायद पाकिस्तानियों की तरह का उधर भी कुछ तरह का सिस्टम होगा कि पाकिस्तान में अगर आपने एसी वगैरह लगाना है तो आप जनाब मीटर रीडर को कहें कि वो आपसे मंथली फिक्स पैसे ले ले, तो आपके मीटर के साथ कुछ इस तरह का वो सिस्टम करेगा, या आपकी डायरेक्ट जो मेन लाइनें जा रही हैं ग्रिड की, उस ग्रिड के साथ आपको अटैच कर देगा। आपने महीने उसको फिक्स देना है और इलेक्ट्रिसिटी जितनी मर्जी आप वेस्ट करें। तो सेम इसी तरह का काम मलेशिया भी हो रहा था। वहाँ के जो माइनर्स थे वो बिजली चोरी करके माइनिंग कर रहे थे। इस हवाले से जो मलेशिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने अब थोड़ा सा सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया कि बजाय इसके कि हम इस तरह का माहौल बनाएं कि आप बिजली चोरी करके माइनिंग करें, क्यों ना हम आपको बिजली सस्ती दे दें। सस्ती बिजली लेके अगर आपने माइनिंग करनी है तो हमसे सस्ती बिजली लेके यूज करें, ताकि जितना आप यूज कर रहे हैं उससे आप कौमी असासे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई सिस्टम मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता, क्योंकि हमारी बिजली का ज्यादातर दारोमदार जो है इम्पोर्टेड मटेरियल से है। हम बिजली जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी मेजॉरिटी जो है हमारी इंपोर्ट बेस है, इस वजह से हम उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते जैसे कि मलेशिया कर रहा है। अच्छा, इसी हफ्ते की एक और अपडेट थी, मैं चाहता था वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, कल मेरे से मिस होगी। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने दोबारा जो 2 स्पॉट ईटीएफ की रिक्वेस्ट थी, उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। और जो उन्होंने मैसेज दिया, द कमीशन कंक्लूड्स दैट NYSE अर्का एंड BZX हैव नॉट मेट देयर बर्डन अंडर द एक्सचेंज एक्ट एंड कमीशन रूल्स। यानी दूर दूर तक ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का इरादा नहीं है कि अमेरिका में कोई स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करे। अब स्पॉट ईटीएफ का क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो मैं आपको बताता चलूं। ये ईटीएफ क्या होता है कि जितने बड़े बड़े सरमायादार अफराद या इदारे होते हैं वो नॉर्मली एक्सचेंजेस पे जाके क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं उनके साथ वो डील्स वगैरह करते हैं, जिनमें समटाइम चूंकि उनकी अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाती है, जब एक इदारा दूसरे इदारे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, फाइनेंशियल रिलेशन बिल्ड कर रहा होता है, तो उसकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है। तो दूसरा, ये समटाइम ईटीएफ जो है वो कस्टडी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप एक इदारा हैं तो आपने बिटकॉइन बाय करना है, या आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बिटकॉइन के जरिए पेमेंट्स करनी है, तो आप ईटीएफ से कॉन्टैक्ट करते हैं जी कि ये हमारा सिस्टम है, इतने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम हर महीने इस फलां बंदे को इतना, इस फलां बंदे को इतना BTC। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो ईटीएफ के जरिए आती हैं। ईटीएफ दो किस्म के, एक फ्यूचर ईटीएफ होता है, एक होता है स्पॉट। फ्यूचर में ये होता है कि आप एक्चुअली फिजिकली वो चीज़ खरीदते नहीं है, बल्कि आप उसका सिंथेटिक वर्जन जो है उसकी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, किसी कंपनी में बराह रास्त हम इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हम खरीद के तो उसकी फैसला साजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। रशिया की आज भी मैं आपके साथ दो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। रशिया रिपोर्टडली लीगलाइजेस पायरेसी गेम्स मूवीज एंड मोर। रशिया के अगेंस्ट, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान, ये सारे मिलके रशिया के गिर्द
घेरा तंग कर रहे थे, उनके उसके गिर्द जो है मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे थे। अब रशिया ने उसको काउंटर करने का, एक यूं समझ लें काउंटर वार करने की कोशिश किया कि जितनी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की है, जो एंटी रशियन ब्लॉक की प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके शहरी उसके क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं तो रशिया उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। ये बिग बिग डेवलपमेंट है। अच्छा खासा रशिया को जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं, मैं तो ऑलरेडी समझ रहा हूँ कि रशिया ने ऑलमोस्ट दुनिया का 11,000 अरब डॉलर का तकरीबन लोगों का कर्जा देना है, दुनिया का कर्जा देना है। ये ऑलरेडी रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के पूरी दुनिया के जो मालदार इदारे हैं, जो अफराद हैं, उनको ऑलरेडी काफ़ी दंड पड़ना था। अगर ये भी होगा तो अच्छा खासा दंड पड़ेगा कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। अब मैं कोई चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मेरा ये कॉपीराइट है कि कोई बंदा भी अगर वो यूज़ करता है तो मेरी जो मेहनत है उसका मुझे फल दिया जाए। तो अगर वो क्रैक्ड वर्जन यूज़ करना शुरू करेगा, मेरे कॉपीराइट लाइसेंस को बाईपास करके वो वैसे ही यूज़ करेगा। वैसे तो हम पाकिस्तानियों को आदत है, हम जितने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जितनी हम यूज़ करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर्स हों, इवन विंडोज़ तक सब कुछ हम क्रैक्ड वर्जन ही, पायरेटेड वर्जन ही यूज़ करते हैं। हमें तो ऑलरेडी इसकी लत पड़ी हुई है। जब तक हमारे अपने मुल्क में कॉपीराइट लॉ जो है इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो हमारे कॉपीराइट्स को और दुनिया की जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉपीराइट्स को वो प्रोटेक्ट करे, उस वक्त तक हम भी बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, दुबई बिकम सेव हेवन टू रशियंस। अब जो रशियन के इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, अब वो सारे रशियन मालदार लोग दुबई में जाके रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, दुबई में जाकर क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुबई ने किसी की भी साइड लेने से इनकार किया है। ना वो एंटी रशियन है, ना वो प्रो रशियन है। तो इस वजह से एक तरह का दुबई एक सेव हेवन है रशियंस के लिए, जिस वजह से आपको पिछले दिनों थोड़ा सा पंप नज़र आ रहा था ना बीटीसी का। वो कहा यही जा रहा है कि जो दुबई में जा रहे सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो दुबई की एक्सचेंजेस के जरिए और एजेंट्स के जरिए अपने पैसों को, अपने रबल को, फियाट करेंसी को वो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, या फिर बिटकॉइन के बाद वो वहाँ पे रियल स्टेट वगैरह बाय कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये एप्पल के को फाउंडर हैं स्टीव स्टीव वोजनियाक। इन्होंने कहा जी बिटकॉइन $1 लाख तक लाजमी टच करेगा। साथ इन्होंने अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। इन्होंने कहा जी मैंने बिटकॉइन बाय किया था चंद साल पहले, इस वजह से नहीं किया था, मुझे कोई प्रॉफिट वगैरह या कोई अप एंड डाउन से गेन करने का मुझे कोई शौक नहीं था। मैंने तो वैसे ही एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी, तो उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है कि हाउ इट गोस, कि क्या मतलब कैसे ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए मैंने कुछ बीटीसी बाय किए थे। लेकिन 2017 में जैसे ही पंप आया तो मैंने सारा प्रॉफिट, सरप्राइज हो गया कि इतना ज़्यादा ये पंप आ गया, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने बीटीसी सेल आउट कर दिए। एक बीटीसी मैंने रखा हुआ है, और इसके अलावा मतलब ये मैं इनकी स्टोरी इस वजह से भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एप्पल के को फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो बिस्तरे मर्द पे थे तो उनकी स्टोरी पढ़ के मैं जब कभी भी अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना हो, थोड़ा अच्छा बनने के लिए, थोड़ा गिव अवे करने के का जज्बा अपने अंदर पैदा करने के लिए, तो मैं उसकी वो स्टोरी याद कर लेता हूँ। स्टीव जॉब अपनी स्टोरी ऐसे शेयर करता है कि जब वो बिल्कुल नौजवान था, मैं अपने आप को नौजवान तो नहीं कहता, हमारे मुल्क में जो नौजवान तबका ख्वाब लेके पैदा होता है कि वो बड़ा हो और उसके पास इतना पैसा हो कि उसके पास गाड़ी बंगला, दुनिया की हर आसाइश उसके हाथ में हो। कहता सेम यही ख्वाब लेके मैं कॉलेज से निकला। कहता जब मैंने अपनी स्टार्टअप लिया, अपना करियर का स्टार्ट किया, तो ये ख्वाब लेके किया। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि अगर मेरा $100 का नोट नीचे गिरता था, उसको पकड़ते पकड़ते अगर मैं उसको पकड़ने में जितना टाइम लगाता हूँ, इतना मेरा $10,000 जो है वो वेस्ट हो सकता है। यानी इसके पास इतना पैसा आ गया कि मतलब वो कह रहा था कि पैसे की जो जो चाह थी, पैसे की जो तजस्सुस था, वो मेरा खत्म हो गया। पैसा मेरे लिए एक बेमानी चीज हो गया। जब हर चीज मेरे पास आ गई तो बेमानी, तो उस वक्त मैंने अपने आप से एक सवाल किया। ये बिस्तरे मर्द पे वो उसने कहा था, और वो मैं आज तक अपने आप को दोहराता रहता हूँ, अपनी अकल ठिकाने लगाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। उसने कहा कि मैं जब ये सब कुछ नहीं था तो मैं अपने आप से सवाल किया कि ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा असासा है जिसको मैं अपने साथ भी लेके जा सकता हूँ, मैं आखिरी मर्ग तक जाके उसकी कदर व कीमत ना खत्म हो। जैसे पैसा है एकदम हाथ में आया तो उसकी कदर खत्म हो गई, वसाइल है मेरे पास आए उसकी वो बेकदर होगी सारी चीजें। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कदर कम है? तो बड़ा खूबसूरत उसने कहा, मैंने आज इस बिस्तरे मर्ग में जब मैं सब अपने वसाइल देना भी चाहूँ, दे के मैं अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता।
उसने कहा आज मुझे एहसास हुआ कि एक जज्बा है, वो है प्यार मोहब्बत का। अगर हमारे पास पैसा है, हम अपने रिश्तेदारों में, हम अपने दोस्तों में गिव अवे करें, और उस गिव अवे, उस फ्री दूसरों की मदद करें। उस मदद से जो उनकी आंखों से जो खुशी की लहर नजर आती है, उनके चेहरों पे जो स्माइल होती है, कहता है वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो इटरनल है, वो कभी बेकदरी। जितना ज्यादा उसको बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा आप खुश महसूस करेंगे। तो उस जज्बे को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से ये मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की है। इसी तरह मेरा ख्याल है आज के बुलेटिन को यहीं पे एंड करते हैं।